में एक भाग के रूप में हम भारतीय सांस्कृतिक इतिहास, विविधता और सभ्यतागत और अंतर्राष्ट्रीय पहचान पर चर्चा करते हैं। यह ऐसे विषय हैं जिन्हें आमतौर पर चर्चाओं में छोड़ दिया जाता है और हम इन्हीं विषयों पर प्रख्यात विशेषज्ञों को लाने का प्रयास करते हैं जो आज राष्ट्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरा नाम गुरित मानव टाला है। मैं अपनी ग्रेजुएशन शिवाजी कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान में कर रहा हूँ। निखिल जी, आप विवेकानंद केंद्र उत्तर प्रांत के प्रांत युवा प्रमुख हैं। आपने अपनी बैचलर्स दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स से की है, जिसके उपरांत आपने अपनी मास्टर्स दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग से की है। वर्तमान में आप विज्ञान नीति अध्ययन केंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में पीएचडी के छात्र हैं। आपने अनेकों विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में व्याख्यान एवं प्रस्तुति दी है, जिनमें से कुछ हैं दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, एमिटी विश्वविद्यालय एवं गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय। आप कई प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्रों और न्यूज़ पोर्टल्स में अपने लेख प्रकाशित करते हैं। विवेकानंद केंद्र स्वामी विवेकानंद के सिद्धांतों को प्रसारित करने के उद्देश्य से स्थापित एक आध्यात्मिक संस्था है। स्वामी विवेकानंद को आदर्श मान के उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर संगठन की स्थापना की गई थी। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, भारत तभी जागेगा जब विशाल हृदय वाले सैकड़ों स्त्री पुरुष अपने सभी भोग विलास और सुख की इच्छाओं का त्याग कर उन करोड़ों भारतीयों के कल्याण के लिए सचेत होंगे जो दरिद्रता तथा मूर्खता के आघात सागर में निरंतर नीचे डूबती जा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद के इसी देश सेवा के उद्देश्य को लेकर हजारों कार्यकर्ता दिन रात देश के हित में काम कर रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिना किसी विलंब के मैं निखिल जी से आग्रह करता हूँ, कृपया आज का संवाद सत्र शुरू करें। आप सभी को नमस्ते। वैसे बिना माइक के भी आवाज़ आएगी, लेकिन माइक है तो उसका उपयोग कर सकते हैं। रिस्पेक्टेड राकेश भैया, ओम प्रकाश जी, रणधीर जी, जिनकी वजह से मैं यहाँ आज उपस्थित हूँ, ऐसे पवन जी, स्वामी विवेकानंद द ग्रेट योगी ऑफ 19th सेंचुरी, वो निर्भीक, निडर, ओजस्वी, तेजस्वी, वीर्यवान, पौरुषवान सन्यासी, जिसने सिर्फ और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पश्चिम के बड़े भूभाग में भारतीय नव संतति के अंदर जो ज़रूरतें थी, जो उस काल की जो आवश्यकताएं थी, जो भारत का आत्मविश्वास क्षीण होता जा रहा था, उसको पश्चिम में जाके प्रतिष्ठित किया, जिससे भारतीयों को भी ये लगा कि अब भारत को भी पश्चिम को देने को कुछ है। 1857 बड़ा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, हम सबको पता है। सेवनटीन 1757 और 1764 में बैटल ऑफ प्लेसी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद ब्रिटिशर्स बहुत हद तक भारत में अपने पैर जमा चुके थे। हमारे जो रीजनल फॉर्मेशंस थे, चाहे वो स्वयं बंगाल हो, चाहे वो नीचे मराठा हो, चाहे वो पंजाब हो जिसको हम सिख कहते हैं, चाहे बुंदेला हो, वो कमज़ोर हो रहे थे और ब्रिटिशर्स अपना आधिपत्य जमा चुके थे। 1857 में उनको पहली बार एक झटका लगा। झटका लगने के बाद वो जागे, और ऐसे जागे क्या, उन्होंने अपनी जो क्रूरता थी, जो दमन करना था, वो अत्यधिक शुरू कर दिया। क्या पहली बार उस सरकार को, जो हम कॉमनवेल्थ कंट्रीज कहते हैं, वो सारी उसके अधीन थी। उसके राजा को पहली बार जब एक सेटबैक लगा तो उसने, जिसने सेटबैक किया, उसको वापस मारने की कोशिश करी। और एक और विशेष चीज़ हो रही थी पूरे देश में ही, भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में,
जिसको हम रेफॉर्मेशन कहते हैं, रिस्टोरेशन कहते हैं, रेनेसा कहते हैं, ह्यूमैनिज्म कहते हैं, ऐसे विचार संपूर्ण विश्व में चल रहे थे। रिस्टोरेशन मतलब अपनी ही बात को रिस्टोर करना, रेनेसा मतलब नव जागरूकरण हम उसको हिंदी में कहते हैं, उसी का एक फॉर्म है ह्यूमैनिज्म। क्या अब व्यक्ति ऊपर आ रहा था, अगर भगवान और व्यक्ति में अगर लड़ाई है तो जैसे गैलीलियो को चढ़ा दिया था सूली पे, उनको मार दिया था क्योंकि उन्होंने कुछ डिस्कवरी करी और उसको माना नहीं गया, तो अब वो नहीं था, अब मनुष्य ऊपर आने लग गया था। रिस्टोरेशन जैसे मैंने कहा, जो हम में ही जो अच्छी चीज़ें थी उनको रिस्टोर करना शुरू किया गया था, उसी का एक पार्ट था ब्रह्मो समाज। और ऐसी बहुत सारी फॉर्मेशंस इंडिया में चल रही थी, जिसको हम ब्रह्मो समाज कहें, आत्मीय समाज कहें, पार्था समाज कहें, नामधारी निरंकारी कहें, राधा स्वामी सत्संग कहें, नीचे आर्य समाज कहें। ये आने वाले टाइम में स्वामी विवेकानंद के खुद के जीवन में जब उन्होंने रामकृष्ण मिशन 1897 में रामकृष्ण मिशन की जब उन्होंने स्थापना करी, तो सोशल रिलीजियस मूवमेंट भी पूरे देश भर में चल रही थी। इनका नेतृत्व वो लोग कर रहे थे जो थोड़े समृद्ध लोग थे, थोड़े समझदार लोग थे। एक मिडिल क्लास भी भारत में फॉर्मेशन कर चुकी थी, मैगजीन्स आने लगे थे, न्यूज़पेपर आने लगे थे, वेस्टर्न मैगजीन्स भी भारत में चलने लगी थी। तो भारत को उस समय भारत की क्या स्थिति थी वो बहुत आसानी से समझाना मुश्किल है, लेकिन रीजनल फॉर्मेशंस कमजोर हो रही थी, जो किसी समय पे बड़ा रिटेलिएट किया। मराठा कहां तक पहुंच गए थे हमको पता है। ब्रिटिशर्स अपना प्रभुत्व जमा चुके थे और एक नव जागरूकरण, एक सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स पूरे देश भर में चल रही थी। ऐसे टाइम पर स्वामी विवेकानंद का जन्म होता है। स्वामी विवेकानंद, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन में बताऊं तो एक समृद्ध परिवार में पैदा हुए। माता भुवनेश्वरी देवी के सुपुत्र, पिता विश्वनाथ दत्त के सुपुत्र, जो उस समय के कलकत्ता में एक बड़े लॉयर थे उनके पिताजी। एक समृद्ध परिवार में उनका जन्म हुआ। बड़े वॉरेशियस रीडर थे। बंगाल उस समय भारत का केंद्र बिंदु था, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे आर्थिक हो। और ऐसे काल में स्वामी विवेकानंद जब ब्रह्मो समाज से जब जुड़े, बहुत ही लाइफ के बहुत ही स्टार्टिंग पीरियड में वो ब्रह्मो समाज से जुड़े, और उस टाइम पीरियड में उनके मन में भी ये आया क्या ईश्वर होता है या नहीं होता। भगवान, सिर्फ एक ही विषय था कि भगवान को देखना है और कोई मैटर नहीं लाइफ में। हमारा होता है ना, यूपीएससी क्रैक करना है, एमबीए करना है, 10th के एग्जाम्स अच्छे करने हैं, 12th के एग्जाम अच्छे करने हैं, सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं। ये तो स्वामी विवेकानंद के लाइफ में चल ही रहे थे। स्वामी विवेकानंद भी जब अगले दिन एग्जाम देना होता था तो रात को कॉफी पी के ही अपनी नींद को भगाते थे। वो तो हमारे से थे, ये तो साधारण जीवन चल रहा है, लेकिन लाइफ का कोड चल रहा था कि ईश्वर होता है या नहीं होता, ये मूर्ति पूजा सही है या नहीं है, ईश्वर सर्व विद्यमान है या नहीं है, ये भगवान है क्या। लाइफ का कोड ये चल रहा था। रविंद्रनाथ टैगोर के फादर से मिले, देवेंद्रनाथ टैगोर से, स्पष्टता से पूछा, बोला भगवान को देखा है? बोला नहीं, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन तुम देख लोगे। बोले धत, पागल बनाता है क्या? क्योंकि जो मान ले वो विवेकानंद नहीं। और ये सारी जद्दोजहद करते हुए स्वामी विवेकानंद अपने गुरु के पास पहुंचे, श्री रामकृष्ण परमहंस, रोमा रोलैंड, फ्रेंच नोबेल लॉरिएट 1914 के। वो लिखते हैं कि भारत का जो 5000 वर्ष का जो इतिहास है, उस इतिहास का जो आध्यात्मिक निचोड़ है, 5000 ईयर्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, उसका जो स्पिरिचुअल एसेंस है, उसका जो जिस्ट है, वो अगर किसी एक व्यक्ति में देखना है तो वो श्री रामकृष्ण परमहंस में देख सकते हैं। वो उनके ऊपर बायोग्राफी भी लिखते हैं, मैक्स मुलर भी उनके ऊपर बायोग्राफी लिखते हैं। लेकिन ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कौन? एक साधारण व्यक्ति, जिसको हम अपनी भाषा में बोलेंगे क्या 5वीं पास, जो ना बड़े बड़े व्याख्यान देता है, ना बड़ी बड़ी हिंदी में लच्छेदार भाषण देता है। हिंदी आती नहीं है, अंग्रेजी आती नहीं है, संस्कृत भी अधिकतर आती नहीं थी, लोकल बंगाली में बोलते हैं। स्वामी विवेकानंद उनसे मिलते हैं और पूछते हैं कि आपने ईश्वर को देखा है? तो गुरु स्पष्टता से बोलते हैं, बोले हाँ ईश्वर को देखा है। तब तक गुरु नहीं बने थे, तब तक नरेंद्र नाथ दत्त
स्वामी विवेकानंद बोले नरेंद्रनाथ दत्त घर का प्यार से नाम बिले। तो नरेंद्रनाथ दत्त मतलब जो किसी को समझता नहीं है, जो वॉरेशियस रीडर है, इंडियन फिलोसफी, वेस्टर्न फिलोसफी, इंडियन लॉजिक, वेस्टर्न लॉजिक, इंडियन साइंस, वेस्टर्न साइंस में प्रबुद्ध जमा चुका है, जो डार्विन से लेके, स्पेंसर से लेके, कांत से लेके एक एक फिलोसफर को बिल्कुल अंदर तक पढ़ चुका है, वो नरेंद्रनाथ दत्त। जो स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़ता है, जो जिम्नेजियम जाता है, वो नरेंद्रनाथ दत्त। वो जो ऐसे साधारण व्यक्ति, अब जैसे मैंने बताया श्री रामकृष्ण परमहंस से मिलते हैं तो सीधा स्पष्टता से पूछते हैं कि ईश्वर को देखा है? तो श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि हाँ, ईश्वर को देखा है। सिर्फ देखा नहीं है, ऐसे देखा है जैसे तुमको देख रहा हूं, और अच्छे से बताया, बोले तुमको भी दिखा सकता हूं। अब यहां स्वामी जी को थोड़ा कन्विक्शन लगा कि तुमको भी दिखा सकता हूं। और आने वाले 6 वर्ष में, मतलब गुरु से मिले और आने वाले 6 वर्ष में उन्होंने स्वामी विवेकानंद को स्पष्ट कर दिया, शिव भावे जीव सेवा, वर्शिप द जीव शिव, क्या जो सामने जो मनुष्य है यही ईश्वर है, अगर ये ईश्वर नहीं है तो कुछ भी भगवान नहीं है। उस समय की डिबेट्स, उस समय की डिस्कशंस आप समझिए, क्या भगवान है या नहीं है, मूर्ति पूजा ठीक है, आकार सही है या निराकार सही है, बहुत सारे डिस्कशन चल रहे हैं। ब्रिटिशर्स का भी रूल चल रहा है, वो क्रिश्चियनिटी को भारत में, मिशनरीज पूरा भारत में काम कर रही हैं, और सबसे ज़्यादा बंगाल से ही शुरू किया, क्योंकि बंगाल ही केंद्र था हर एक चीज़ का। मिशनरीज भी काम कर रही हैं, मुस्लिम्स का भी एक बड़ा इन्वेजन भारत में रहा, उसके भी प्रोज एंड कॉन्स हमने सब देखे हैं, हमने पढ़े होंगे। उस सबके बीच में उस सारी डिबेट को नीचे उतारते हुए श्री रामकृष्ण परमहंस ने एक विषय को स्पष्ट कर दिया, शिव भावे जीव सेवा, वर्शिप द जीव शिव, जो सामने वाला जो व्यक्ति है वही भगवान है। अगर उसमें भगवान नहीं देख सकते तो तुम किसी में भगवान नहीं देख सकते। माँ काली के बहुत बड़े उपासक थे, सिर्फ माँ 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 उनका विषय रहता था। एक विषय और उन्होंने स्वामी विवेकानंद को कहा, जो उनके जीवन से कहीं वैसे, उनके जीवन में उन्होंने उसमें ज़्यादा कार्य नहीं किया, लेकिन स्वामी विवेकानंद को उस कार्य के लिए प्रेरित किया। वो कार्य था कि तुमको इस भारत माँ का काम करना है। भारत गुलाम था, भारत पराधीन था, जैसे मैंने आपको बताया। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जो अनुभूति थे, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जो अनुभूति थे, स्वामी विवेकानंद उसकी अभिव्यक्ति थे। श्री रामकृष्ण परमहंस बोलते नहीं थे ज्यादा, ये करो वो करो। उनके बनाए हुए जितने भी गुरु भाई थे, स्वामी विवेकानंद 16 गुरु भाई थे। जैसे सचिन तेंदुलकर के नीचे वीरेंद्र सहवाग, सौरव गांगुली छोटे हो गए, लेकिन वीरेंद्र सहवाग ने 2 बार 300 मारा है, वो तो सचिन ने भी नहीं लगाया। राहुल द्रविड़ से ज़्यादा डॉट बॉल्स तो शायद से हिस्ट्री में बहुत कम लोगों ने निकाली होंगी, इतना तगड़े क्रिकेटर्स। लेकिन सचिन के नीचे, सचिन की परछाई के नीचे वो हल्के से नीचे दब गए। ऐसे ही जितने भी गुरु भाई थे, 16 गुरु भाई थे, स्वामी तुरायानंद, स्वामी अखंडानंद जो बाद में परम पूजनीय गुरु जी को बोलते हैं, स्वामी विज्ञानानंद, एक से एक बड़ा स्टॉलवर्ट, स्वामी सुबोधानंद, एक से एक बड़ा स्टॉलवर्ट, रामकृष्णानंद, वो तो रामकृष्ण परमहंस जी के इतने बड़े उपासक थे, तो उन्होंने जब गुरु भाइयों ने नाम भी बदला तो उन्होंने अपना नाम भी रामकृष्ण नंद ही रखा। स्वामी विवेकानंद की लाइफ में सबसे बड़ा सेटबैक तब लगा जब उनके पिता का देहांत हुआ, हार्ट अटैक से उनके पिता की मृत्यु हुई। नरेंद्रनाथ दत्त बिल्कुल रोड पे आ गए। अब जो जॉइंट फैमिली, बड़ी समृद्ध फैमिली थी, उसको एकदम से झटका लगा कि अब जैसे ही फैमिली अलग हुई, स्वामी विवेकानंद, हिज मदर, मतलब नरेंद्रनाथ दत्त, येट नॉट स्वामी विवेकानंद, जो अभी कलकत्ता के कोर्ट में जाता है और कुछ आज की भाषा में कहूँ तो इंटर्नशिप करता है, बिकॉज ऑफ हिज फादर। वहाँ पे गए और कुछ इंटर्नशिप के लिए देख रहे हैं। घर में जब पिताजी का जब देहांत होता है तो अभी खाने को भी कुछ नहीं है, पहनने के भी लाले पड़ गए। पहले समृद्ध परिवार था, जैसे होता है ना कि एक समृद्ध परिवार में एक जॉइंट फैमिली थी, एकदम से कुछ गड़बड़ हुआ और सब तहस नहस हो गया, स्वामी जी रोड पे आ गए। ये स्वामी विवेकानंद, ये जो पुस्तक है कि अमृत काल में स्वामी विवेकानंद की प्रासंगिकता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या स्वामी विवेकानंद की प्रासंगिकता, कौन सी प्रासंगिकता? जिसके जीवन में निरंतरता हो,
जिसके जीवन में निरंतरता हो, जिसके विचार में समग्रता हो और जिसके हृदय में भारत हो, उसलिए उस व्यक्ति की प्रासंगिकता हमको समझना चाहिए। जिसके जीवन में निरंतरता हो, रेगुलरिटी के चैलेंजेस आए, रेगुलर चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, आज भी कल भी परसों भी चल रहे हैं चैलेंजेस, पिता का ध्यान तो हो रहा है, रोड पे आ गए, लेकिन गुरु के पास जाना नहीं छोड़ा, भक्ति नहीं छोड़ी। लाइफ में क्राइसिस है, लेकिन जो पाना है उसको नहीं छोड़ा। जिसके विचारों में समग्रता हो, समग्रता बहुत कम विचारों में होती है, हम बड़े ही एक ही लेंस से सब चीजें देखने की कोशिश करते हैं। जिसके विचारों में सत्य बोलने की समग्रता हो और जिसके हृदय में भारत हो, वो विवेकानंद। इसलिए स्वामी विवेकानंद की अमृत काल में जो प्रासंगिकता है वो इंपॉर्टेंट है। तो फिर स्वामी विवेकानंद ये सारा कार्य करते रहे। श्री रामकृष्ण परमहंस की महासमाधि के बाद 1886 में उनकी महासमाधि हुई, गुरु ने अपना देह छोड़ा। उसके बाद ट्रेनिंग शुरू हुई असली गुरु भाइयों की सबकी। सन्यासी अपना नाम बदलता है, नाम के साथ कुछ स्मृतियां जुड़ी होती हैं। होता है ना कि अभी जैसे मैं बोलूँगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई वर्ड बोलता हूँ, मतलब वो पॉलिटिकल ना हो इसलिए मैं सोच रहा हूँ, नहीं तो पॉलिटिकल वर्ड तो मैं बड़ा जल्दी बोल सकता हूँ। मतलब मैं अभी बोलूँ क्या, APJ अब्दुल कलाम, तो चाहे वो किसी साधारण व्यक्ति का भी नाम हो, लेकिन एक रिस्पेक्ट सी जागती है, क्योंकि APJ अब्दुल कलाम जो सुना है, इज अ ग्रेट साइंटिस्ट। तो किसी व्यक्ति का नाम अगर कॉलेज में भी APJ अब्दुल कलाम होगा तो हम लोग एक अच्छी नज़र से देखेंगे, या किसी का नाम विवेकानंद होगा तो भी एक पॉजिटिव वाइब आएगी पहले, बाद में व्यक्ति के ऊपर आधारित है क्या व्यक्ति क्या करता है। फर्स्ट इंप्रेशन बड़ा अच्छा आता है व्यक्ति का। तो ये सारी स्मृतियां ना रहे नाम के साथ, इसलिए सन्यासी अपना नाम छोड़ता है, चोटी काटता है, सब पिंडदान कर देता है अपना सब कुछ। तो स्वामी विवेकानंद का नाम रखा गया विविदिशानंद। क्या नाम हुआ? नरेंद्र नाथ दत्त टर्न्ड इनटू विविदिशानंद, नॉट येट विवेकानंद। सारे गुरु भाइयों ने अपना नाम बदल लिया। शशि महाराज रामकृष्णानंद हो गए, कोई स्वामी विज्ञानंद हो गए, स्वामी तुरानंद हो गए, स्वामी अखंडानंद हो गए, सब ने स्वामी योगानंद हो गए, योगिन महाराज, सबने सबके नाम बदले और रेगुलर ट्रेनिंग शुरू हुई। बस स्वामी विवेकानंद जो हम कहते हैं कि वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन्स में गए और 5 शब्द बोले, दैट वाज नॉट क्या एक चुटकी मारी और कोई विवेकानंद बन जाएगा। ये रेगुलर ट्रेनिंग करी 1 साल। उसमें गुरु भाई लिखते हैं कि जूता सीलने से लेकर उपनिषद का ज्ञान, एक एक चीज पे हमने ट्रेनिंग करी। ये नहीं है क्या सिर्फ बड़ी बड़ी चीजें कि बड़े बड़े लच्छेदार भाषण और ऐसा, जूता सीलने से लेके उपनिषद के ज्ञान तक। खाने को कुछ नहीं है। दक्षिणेश्वर से थोड़ा सा सटी हुई जगह वरानगर मठ एक जगह ली जो सबसे सस्ते में मिले, 10 रुपए में मिल गई उस समय, शायद से मैं गलत भी हो सकता हूँ, 10 पैसे होंगे। इतने कम शुल्क में हमको वो जगह मिल गई। सारे गुरु भाई अपनी लंगोट और एक के पास सिर्फ कपड़े होते थे, जिसके पास कपड़े होते थे वो बाहर भिक्षा लेने जाता था, बाकी सारे गुरु भाई ट्रेनिंग करेंगे पूरे दिन। उसको भूतिया बंगला कहते थे। और ये सारी चीजें जब हो रही थी तब स्वामी विवेकानंद को लगा कि इस वट वृक्ष के ऊपर स्वामी विवेकानंद स्वयं कि इनके नीचे दूसरे गुरु भाइयों का भी ग्रोथ, अब जो मुझे देना था वो मैंने दे दिया, अब इनको आगे बढ़ना है तो इनको अपनी उड़ान स्वयं भरनी पड़ेगी। और मुझे भी भारत माँ का काम करना है जो गुरु ने बताया था, तो भारत को देखना पड़ेगा। भारत को कलकत्ता में बैठ के नहीं देख सकते, भारत को जानना है तो भारत के बीच में जाना पड़ेगा। तो स्वामी विवेकानंद ने तय किया क्या मैं एक परिव्राजक सन्यासी के तौर पर संपूर्ण भारत का भ्रमण करूंगा। तो ज्यादातर आने वाले 5 साल में स्वामी विवेकानंद ने भारत का भ्रमण किया। अधिकतर पैर, कुछ जगह घोड़ा गाड़ी और कुछ जगह अगर कोई ट्रेन की टिकट करवा दे तो। इसका एक रेफरेंस अगर मैं बताऊं तो जब बाल गंगाधर तिलक मतलब इंडिया के फर्स्ट फ्रीडम फाइटर्स में से आते हैं, वो अपने रेमिसेंस में लिखते हैं कि स्वामी विवेकानंद मुझे मिले पुणे के रेलवे स्टेशन में, और जब वो पुणे के रेलवे स्टेशन में मिले तो उनके पास कुछ भी नहीं था। एक हाथ में कमंडलू था, एक हाथ में श्रीमद् भगवत गीता थी, पैसा भी नहीं था। जिसने टिकट करवाई थी वो टिकट हाथ में थी। और स्वामी विवेकानंद चल पड़े कलकत्ता से, और भागलपुर होते 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 वो वाराणसी आए।
हम जिन प्रांतों से आते हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश से आते हो, चाहे आप उत्तराखंड से आते हो, चाहे आप बिहार से आते हो, चाहे आप राजस्थान से, हम अपने प्रांतों में हमने इतना प्रवास नहीं किया होगा जितना डीप स्वामी विवेकानंद हमारे प्रांतों में गए। मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो चाहे वो काशी हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे वृंदावन हो, चाहे मेरठ हो, चाहे हाथरस हो जहाँ उनको अपने पहले शिष्य मिले, चाहे गाजीपुर हो जहाँ वो पवारी बाबा से मिले, फिर वो उत्तराखंड गए, डीप उत्तराखंड में अल्मोड़ा तक, उसके बाद वो मेरठ होते हुए वो दिल्ली होते हुए, दिल्ली में भी वो आए, राजस्थान के कुछ भाग में जिसको रेफरेंस में हमें पता लगता है रेवाड़ी होते हुए वो राजस्थान गए, और राजस्थान में वो इतना डीप गए, और राजस्थान में जब वो मिले तो उनको सर पे पहनने को साफा भी मिला और विवेकानंद नाम भी। जब वो राजा अजीत सिंह से मिले खेतड़ी के, तो राजा अजीत सिंह ने कहा कि स्वामी जी ये नाम बोला नहीं जाता विविदिशानंद, तो आपका नाम होना चाहिए विवेकानंद। तो क्योंकि स्वामी विवेकानंद और वो दोनों मित्र थे तो उन्होंने वो विषय माना और विवेकानंद नाम रखा। इन कमिंग डेज स्वामी विवेकानंद पूरे भारत का भ्रमण करके, जिसमें इसके आगे वो गुजरात गए, गुजरात के बाद मध्य प्रदेश के बाद कर्नाटक के साथ साथ वो महाराष्ट्र, बाल गंगाधर तिलक, गोवा, बेलगांव होते हुए वो केरला पहुँचे, केरला के बाद वो कन्याकुमारी पहुँचे। 5 वर्ष में उन्होंने भारत को संपूर्ण तरीके से देखा। माता कन्याकुमारी का आशीर्वाद लेते हैं। कन्याकुमारी बिल्कुल सी शोर्स पर है वो, और वहाँ से बिल्कुल एक 100 मीटर्स अंदर एक रॉक है, वहाँ पर स्वामी विवेकानंद स्विम करते हैं। बहुत भयंकर वहाँ पर हवाएं चल रही थी, बौछारें आ रही, लेकिन स्वामी विवेकानंद के हृदय में जो हवाएं थी उससे बाहर हवा कोई थी नहीं। तो स्वामी विवेकानंद स्विम करके जाते हैं, अंदर जाते हैं। 25, 26, 27 ऑफ दिसंबर, 25, 26, 27 दिसंबर 1892 को स्वामी विवेकानंद वहाँ पर 3 दिन 3 रात साधना करते हैं, भारत के भूत, वर्तमान और भविष्य पर। जो उन्होंने भारत को देखा, हम लोग कहते हैं ना क्या, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं हम लोग। स्वामी विवेकानंद ने जो भारत को देखा पिछले 5 वर्ष में, उसका इंट्रोस्पेक्शन उन्होंने वहाँ पे किया। और फिर स्वामी विवेकानंद को स्पष्ट समझ आया कि भारत ने अपना आत्मसम्मान, आत्मगौरव खो दिया है। द वेरी एसेंस ऑफ सेल्फ डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट। और वहां से वो कहते हैं कि उत्तिष्ठित जागृत परावराने बोधित, कठोपनिषद का मंत्र है। स्वामी विवेकानंद की विशेषता भगिनी निवेदिता बताती है। भगिनी निवेदिता कहती है स्वामी विवेकानंद जो भी बोले, इट हैज ऑल कम आउट ऑफ द उपनिषद्स, इट हैज ऑल कम आउट ऑफ द वेदास, द श्रीमद् भगवत गीता। कुछ भी स्वामी विवेकानंद का नहीं था। स्वामी विवेकानंद भी इसमें कोई कॉपीराइट नहीं लगाते हैं कि मैंने कुछ नहीं बोला, मैं जो बोल रहा हूँ वो श्रीमद् भगवत गीता बोल रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ वो वेद से लेके बोल रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो उपनिषद से बोल रहा हूँ। नथिंग लाइक क्या मैंने जो बोला आगे मेरा कोटेशन लिखो स्वामी विवेकानंद, हम लोग लगा देते हैं, ठीक है, वो स्वामी विवेकानंद। और फिर भारत का आत्मसम्मान वो देख रहे हैं ना, स्वामी विवेकानंद की राइटिंग्स में है कि कुछ मुट्ठी भर ब्रिटिशर्स, 1 करोड़ से ज़्यादा ब्रिटिशर्स ने कभी भारत में रहे नहीं। 1 पॉइंट ऑफ टाइम पे 30 करोड़ इंडियंस पे वो रूल कर रहे हैं। क्या ताकत होगी, किस प्रकार का हमने आत्मसम्मान और आत्मगौरव खो दिया होगा कि 30 करोड़ इंडियंस और 1 करोड़ भी ब्रिटिशर्स नहीं, और हम गुलाम हैं। तो किस प्रकार से हम जी रहे होंगे, क्या हमारे सोचने की दृष्टि होगी। तो पश्चिम में जाऊंगा, पश्चिम सुनेगा, पश्चिम से कुछ पैसे भी लेके आऊंगा, ये स्वामी विवेकानंद। और वो पैसे और वो कार्यकर्ता पश्चिम से लेके आऊंगा और उनको भारत में मैं फिर कार्य शुरू करूंगा। इसलिए स्वामी विवेकानंद भारत से वेस्ट में गए। वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हमने सबने सुना होगा, इस बुक में भी एक पूरा चैप्टर भी है उसके ऊपर। जब स्वामी विवेकानंद वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन्स के लिए जा रहे होते, वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन्स क्यों हो रहा था, 1492 में अमेरिका को डिस्कवर किया गया था क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा, ऐसा बोला जाता है, हम तो नहीं मानेंगे, रेड इंडियंस तो पहले से वहां पे रहते थे। उसको 400 वर्ष पूर्ण हो रहे थे, इसलिए एक वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स बुलाया गया था, जिसमें पार्लियामेंट बुलाया गया था, जिसमें रिलीजन्स का भी सेगमेंट था, एक साइंस का भी सेगमेंट था, जिसमें उस समय के प्रबुद्ध जो फिजिक्स के विद्यार्थी हैं वो जानेंगे, निकोला टेस्ला के भी लेक्चर्स हुए जो स्वामी विवेकानंद से बहुत प्रभावित हुए। तो ये वहां पे आयोजन किया गया था। लेकिन उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको किसी संगठन का, किसी और ऑर्गेनाइजेशन का प्रतिनिधि होने की जरूरत थी। स्वामी विवेकानंद वहां पर पहुंचते हैं, वो 31 में 1893 को यहाँ से निकलते हैं, कनाडा वाले रूट से होते हुए, चाइना, जापान, कनाडा वाले रूट से होते हुए वहाँ पर पहुँचते हैं।
वहां पर पहुंचकर स्वामी विवेकानंद को सबसे पहला चैलेंज आता है। पहला चैलेंज ये था कि वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन्स में पार्टिसिपेट करने के लिए उनको किसी संगठन की मान्यता चाहिए थी, उनके पास किसी संगठन की मान्यता नहीं थी। दूसरा चैलेंज ये था कि उनको वहां पर सिर्फ और सिर्फ ठंड और भूख का ही सामना नहीं करना पड़ रहा था, रंग भेद का भी सामना करना पड़ रहा था। कोई उनको कहता था यू ब्लैक, तो कोई कहता था यू निगर। ये पराधीन देश से आए थे, सांवला रंग था, गोरी चमड़ी थी नहीं। और जैसी स्वामी विवेकानंद लिखते हैं कि जैसी हमारी तो यहाँ ठंड होती है वैसी तो वहाँ गर्मी पड़ती है, तो वहाँ की ठंड देखो 30 डिग्री -0 में स्वामी विवेकानंद बताते हैं उसको। तो इन सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए स्वामी विवेकानंद शिकागो छोड़ देते हैं। शिकागो महंगा शहर था, बोस्टन चले जाते हैं। बोस्टन में वो मिलते हैं जॉन हेनरी राइट से, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। और उनके साथ जब स्वामी विवेकानंद संवाद करते हैं तो उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो वो अपने हाथ से वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स के जो चेयरमैन थे उनको एक पत्र लिखते हैं। मैकॉले ने कहा था एक बार, या मैकॉले की 1835 के मिनट्स में उसने लिखा हुआ है, जो मैंने स्वयं पढ़ा हुआ है। उसमें मिनट्स में लिखता है कि तुम्हारी, मतलब भारतीयों की, तुम्हारी जितनी भी अरेबिक और संस्कृत बुक हैं और हमारे एक शेल्फ लाइब्रेरी का, उसमें बराबर ज्ञान है। और यहां पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर लिख रहा है वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स के चेयरमैन को कि तुम्हारे ये जितने प्रोफेसर हैं ना, इनकी बुद्धि और एक ये स्वामी विवेकानंद की बुद्धि एक बराबर है। वो कैलिबर स्वामी विवेकानंद का। और फिर स्वामी विवेकानंद वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में जाते हैं, माता सरस्वती का आशीर्वाद लेके वो 5 शब्द बोलते हैं, माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, और सामने बैठे हुए 5000 लोग तालियां मारते हैं। आप सबने सुना होगा। स्वामी विवेकानंद 2 नवंबर 1893 को आलासिंगा पेरुमल, उनका एक दक्षिण भारत का एक शिष्य रहा, उसको एक पत्र में लिखते हैं कि जैसे ही मैंने अपने ये 5 शब्द बोले, माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, और 7000 लोगों ने तालियां मारी, मेरे को कोई जानता नहीं था। आई बिकेम अ सेलिब्रिटी देयर। उस समय के न्यूज़पेपर्स में हम देखेंगे तो अगले दिन न्यूज़पेपर्स में आ गया हिंदू मॉन्क विथ ब्राइट आइज, रम्बलिंग वॉइस, मस्कुलिन बॉडी एंड परफेक्ट इंग्लिश। मतलब वो प्रभाव वहां पर स्वामी विवेकानंद का हो गया। वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन 17 दिन तक चला था। स्वामी विवेकानंद ने वहां पे 6 लेक्चर्स दिए थे, जिसमें ये तो जिसको हम बताते हैं माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, ये तो वेलकम एड्रेस पे कहते हैं ना, छोटा छोटा कोई स्वागत भाषण में सब नमस्ते, जैसे हम परिचय करें तो सिर्फ नमस्ते बोला हो, वो सिर्फ इतना था। ये 1.5 मिनट का जो भाषण है। इसके बाद जो मेन लेक्चर था वो था द पेपर ऑन हिंदुइज्म, जिसके लिए स्वामी विवेकानंद वहां पर गए। द पेपर ऑन हिंदुइज्म को पढ़ना चाहिए, हिंदू धर्म पे। और उसके बाद उन्होंने स्वामी विवेकानंद का अगला व्याख्यान हुआ बुद्धिज्म द फुलफिलमेंट ऑफ हिंदुइज्म। लोगों को लगता था कि बुद्धिज्म अलग है, हिंदुइज्म अलग है। स्वामी विवेकानंद नहीं नहीं नहीं, बुद्धा वॉज द रेबेलियस चाइल्ड ऑफ हिंदुइज्म, वो ठीक है, बट इट इज फुलफिलमेंट ऑफ हिंदुइज्म। हमारे बीच से निकला है, कुछ अलग विचार है, मूल तत्व एक है। अगला बोला, अगला लेक्चर था मिशनरी रिलीजन नॉट द क्राइंग नीड ऑफ इंडिया। क्योंकि ब्रिटिशर्स और वेस्टर्नर्स मिशनरी यहाँ पे भेज रहे थे, तो उनका रिलीजन इज नॉट द क्राइंग नीड ऑफ इंडिया, वी हैव इनफ ऑफ रिलीजन। हमसे रिलीजन लो ना तुम, अद्वैत द्वैत ये वो सब कुछ अपने पास क्या नहीं है, शैव वैष्णव क्या नहीं है हमारे पास, वो हमारी क्राइंग नीड नहीं है। इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद ने सारे विषय वहां पे रखे, और वो बड़े भूभाग में अमेरिका के प्रसिद्ध हो गए। लगभग अमेरिका के हर एक प्रांत तक स्वामी विवेकानंद का नाम पहुंच गया था उसे। वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन्स खत्म होती है, स्वामी विवेकानंद को अपना कार्य स्पष्ट पता था, ही बिकेम अ सेलिब्रिटी। उस समय का बिल गेट्स कहूं तो जॉन रॉकफेलर दुनिया को राज कर रहा है, वो स्वामी विवेकानंद से मिलना चाहता था। उस समय के बड़े बड़े साइंटिस्ट निकोला टेस्ला, जो अपनी लैब से कभी बाहर नहीं निकलते थे, वो स्वामी विवेकानंद के लेक्चर सुनने आते थे। लॉर्ड रिपन भारत में रूल कर रहे हैं, लॉर्ड रिपन की वाइफ लंदन में स्वामी विवेकानंद के लेक्चर्स अटेंड कर रही है, मैक्स मुलर से वो मिलते हैं। ही बिकेम अ सेलिब्रिटी देयर। उनको अपना कार्य स्पष्ट था, वो इस तमाशे में ज़्यादा आने नहीं वाले थे। उनको पता था भारत गुलाम है, भारत पराधीन है। और सिर्फ अमेरिका के अधिकतर प्रांत नहीं, इंग्लैंड, लंदन में उनको हिंदू योगी बोला जाता था, भगनी नेवता लिखती है।
इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, कॉन्स्टेंटिनोपल, इजिप्ट तक भारतीयता का झंडा गाड़ के आते हैं 3.5 वर्ष में। और भारत का जो पश्चिम के सामने जो चित्र था, एक डल, एक डार्क, एक सांप सपेरों का देश, वो पिक्चर स्वामी विवेकानंद ने बदल दी। क्योंकि स्वामी विवेकानंद के सामने 3 चैलेंज थे जब उन्होंने ये कार्य उठाया। पहला चैलेंज था जो पश्चिम से एक बवंडर आ रहा था, जो कह रहा था तुम्हारा सब कुछ गलत है। वो कहता है ना कि ये हल्दी, ये सब जो तुम्हारा आयुर्वेद है, सब कुछ गलत है, एवरीथिंग इज रॉन्ग। आपके कॉस्ट्यूम्स, आपके परफ्यूम्स, आपका खान पान, ये सब कुछ गलत है, अब हमारा एक्सेप्ट करिए। ऐसा एक भूचाल आ रहा था पश्चिम से। दूसरा, इस भूचाल के कारण अपने भारतीयों के अंदर जो कन्फ्यूजन पैदा हुई थी, जो आत्मसम्मान और आत्मगौरव की भावना जो समाप्त हो गई थी, उसको देखना, उसको जागृत करना। और तीसरा, पश्चिम की छाती पर चढ़कर पश्चिम को बताना कि हमको भी देने को तुम्हारे पास संदेश है। और वो स्वामी विवेकानंद ने किया। सिस्टर क्रिस्टीन स्वामी विवेकानंद की एक डिसाइपल रही। वो लिखती हैं, बिलियनियर्स एंड मिलियनियर्स वर हैप्पी टू सिट ऑन हिज फीट्स। और वेदांत के लेक्चर्स, भक्ति के लेक्चर्स, श्रीमद् भगवद गीता के लेक्चर्स सुनने के लिए मिलियनियर्स और बिलियनियर्स खुश थे, पैसा खर्च करके आते थे। उस समय के अगर हम वृत्तांत सुने तो लेक्चर सुनने के लिए लोग सीढ़ियों तक बैठे रहते थे स्वामी विवेकानंद के। $2300 लेते थे स्वामी विवेकानंद एक लेक्चर का। और भयंकर दिनचर्या, एक हफ्ते में 14, 15 लेक्चर्स हैं, शाम को क्लासेस हैं, संडे को क्वेश्चन आंसर सेशंस हैं। और विषय क्या? योग, दर्शन, आसन, प्राणायाम, वेदांत। पश्चिम के अंदर जो अनसेटिस्फैक्शन थी, जो वो बहुत युद्ध देख चुका था, भर्सना उसके अंदर चल रही थी भयंकर, क्या ये सही है, क्या वो सही है, क्या ये क्या है, उसको कुछ ऐसा मिला था जो ये नहीं कह रहा था यही सत्य है, वो कह रहा है सत्य वही है जो स्वामी विवेकानंद का रिलीजन इज फॉर रियलाइजेशन। ये तत्व पश्चिम को पहली बार मिला, क्या रिलीजन रियलाइजेशन का पार्ट है। उन्होंने अभी तक ये सुना था, ये ठीक है या ये गलत है, नहीं इसका ठीक नहीं है, इसके वाला अच्छा है, नहीं ये वाला भी अच्छा नहीं है, मेरे वाला अच्छा है। पश्चिम अभी उसी से जूझ रहा था। स्वामी विवेकानंद ने वो सारा विषय हटा दिया। ही सेड रिलीजन इज फॉर रियलाइजेशन। अनुभूति कुछ भी नहीं, व्याख्यान बहुत सारे। पतंजलि योग सूत्र में भी लोग बड़ा बड़ा व्याख्यान देते हैं, अनुभूति के स्तर पे कुछ नहीं है। तो व्याख्यान तो बड़े बड़े, खुद का लाइफ डिप्रेशन में है लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता है व्यक्ति। ऐसा वाला नहीं था ना स्वामी विवेकानंद का, खुद के जीवन से। क्योंकि श्री रामकृष्ण परमहंस ने कभी कुछ ज्यादा बोला नहीं, उनके जीवन में देखा, उससे मैं प्रभावित हुआ, तो रियलाइजेशन से प्रभावित हुआ ना स्वामी विवेकानंद। जो स्वयं किसी व्यक्ति को देख ऐसे प्रभावित हुआ तो बोले यही सत्य है। या श्री रामकृष्ण परमहंस उनके अंदर डालते, नहीं ये ऐसा करना, ऐसे नहीं करना, ऐसा करना, ऐसे नहीं करना, ऐसा होता नहीं। जैसे हम लोग कहते हैं क्या, संस्कार देने वाली चीज नहीं है। नहीं तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, झूठ मत बोलो। कौन कौन झूठ नहीं बोलता है यहाँ कभी? बचपन से पढ़ रहे हैं। सरकार कितना पैसा लगाती है, हर एक सरकारी स्कूल के बाहर लिखा होता है जल ही जीवन है। उससे कितने लोग परिवर्तन ला देते हैं। धीरे धीरे आता है, जिसके हृदय से आएगा, इंटरनल ग्रोथ से आता है। धक्के से, फोर्सफुली कोई भी चीज करवाई नहीं जा सकती, होना भी नहीं चाहिए। मानव का मूल स्वभाव भी नहीं है, पशु तो है नहीं, पशु का भी मूल स्वभाव नहीं है, रोबोट तो है नहीं, रोबोट का मूल स्वभाव हो सकता है। तो ये विषय पूरा पश्चिम में स्वामी विवेकानंद प्रगाढ़ता से करने के बाद भारत वापसी करते हैं। कैप्टन मिस्टर एंड मिसेस सेवियर, सिस्टर क्रिस्टीन, भगनी निवेदिता, ये सब लोग भारत आते हैं स्वामी विवेकानंद के आह्वान पर। स्वामी विवेकानंद भारत आते हैं और कोलंबो उतरते हैं। कोलंबो उस समय भारत का पार्ट था, अलग से नहीं था, मतलब श्रीलंका भारत का पार्ट था तो कोलंबो भी भारत का पार्ट होगा। और फिर कोलंबो से लेके लाहौर तक, मतलब रामेश्वरम से लेके रामनाथ, देहरादून से लेके ढाका और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, लाहौर तक भारतीय नव संतति के अंदर अपने अतीत के प्रति गर्व, अपने भविष्य के प्रति विश्वास, अपने स्वयं में आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और आत्मगौरव की भावना जागृत करने की कोशिश करते हैं। सुभाष चंद्र बोस बाद में लिखते हैं, मैंने इस बुक में भी लिखा है। सुभाष चंद्र बोस की 2 बड़ी विशेष पुस्तकें हैं। पहली है एन इंडियन पिलग्रिम एंड अनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी, दूसरी द स्ट्रगल फॉर इंडिया। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं, स्वामी विवेकानंद ट्राइड टू इन्फ्यूज इनटू द न्यू जनरेशन a sense of pride in India's past, a faith in India's future, and a spirit of self-confidence, self-respect and self-dignity.
क्या स्वामी विवेकानंद ने भारतीय नव संतति के अंदर अपने अतीत के प्रति गर्व, अपने भविष्य के प्रति विश्वास, अपने स्वयं में आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और आत्मगौरव की भावना जागृत करी। ही वॉज द स्पिरिचुअल फादर ऑफ मॉडर्न नेशनलिस्ट मूवमेंट। ये सुभाष चंद्र बोस के शब्द हैं। और ये कार्य करते करते स्वामी विवेकानंद को एक और विषय बिल्कुल स्पष्टता से समझ आने लगा, क्या भारत में अगर कुछ टेंजेबल करना है, कि चर्चाएं व्याख्या तो ठीक हैं, पश्चिम में भी वो संगठन खड़ा करके आए, कुछ क्लासेस कॉन्क्रीट काम करके आए, 2 गुरु भाइयों को भी अमेरिका में बुला लिया था, वेदांत सोसाइटी की स्थापना करके आए। 1897 में उन्होंने यहां पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी कि सन्यासी जो मुक्त है, देखिए आप, सन्यासी कौन? जो मुक्त, जो घर छोड़ दे, उसको भी बोला कि ऑर्गेनाइज होकर काम करना है। कितना कठिन है। तो हम यहां, तो ऐसे सारे जगह सन्यासी बैठेंगे और समाज में सेवा के, आध्यात्म का, संस्कृति का, कार्य का संप्रेषण करेंगे। वाराणसी में उन्होंने कुछ कुछ काम शुरू किया, तो वाराणसी में हॉस्पिटल शुरू किया, मुर्शिदाबाद में एक ऑर्फनेज शुरू किया। ऐसे विभिन्न कार्य स्वामी विवेकानंद करते रहे। उन्होंने भगने नेता को बुलाया भारत में, और ये सारा कार्य करते 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 1902 में स्वामी विवेकानंद की समाधि हुई। शरीर बिल्कुल क्षीण हो गया था। ये स्वामी विवेकानंद का लाइफ, शब्द पीस के ऊपर ओसामा बिन लादेन भी बुक लिख सकता है, वो हम पढ़ भी सकते हैं। रैशनल नहीं होगी, डिलीवरी अच्छी हो सकती है, पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। लादेन लिख रहा है पीस के ऊपर, इंग्लिश में भी, उर्दू में भी, पर्शियन में भी। इसलिए शब्द नहीं, सबसे पहले जीवन, जो मैंने आपको बताया। शब्द अब बताऊंगा, शब्द तब इंपॉर्टेंट होते हैं जब पीछे जीवन चट्टान की तरह खड़ा हो, क्योंकि जीवन में था इसलिए शब्द इंपॉर्टेंट हैं। जीवन में नहीं था, शब्द अच्छे थे, ठीक है, तो बहुत लोग तमाशा करते हैं। तो ऐसा जीवन, स्वामी विवेकानंद भारत वापस आते हैं तो खचाखच मद्रास में भरा हुआ विक्टोरिया हॉल, 15-20 हज़ार युवा हैं। द फ्यूचर ऑफ इंडिया उनका लेक्चर है, भारत का भविष्य पढ़ना चाहिए हम सबको। माई प्लान ऑफ कैंपेन, द सेजेस ऑफ इंडिया, द कॉमन बेसिस ऑफ हिंदुइज्म, वेदांत, भक्ति, हृदय को भर देंगे, ऐसे लेक्चर्स। तो खचाखच भरे हुए हॉल में कहते हैं, अपने बारे में पहली बार बोलते हैं, अ मैन हु मेट स्टारवेशन फेस टू फेस फॉर 14 years of his life, a man almost without clothes, who lived where the thermometer registered below 30 degree below zero, अमेरिका की बात कर रहे हैं, cannot be intimated so easily, a man almost without clothes, कि जिस व्यक्ति को 14 वर्ष तक ये नहीं पता उसको भोजन कहाँ करना है, उसको रहना कहाँ है, उसके कपड़े कहाँ हैं, जो -30 डिग्री में भी कार्य करने को तैयार था, क्योंकि समाजी काम करते हैं तो बहुत सारी परेशानी आती हैं। उसको ऐसा तुम्हारा कोई लांछन, कोई प्रपंच, ये तुमको हिला नहीं पाएंगे। उन स्वामी विवेकानंद की हम लोग बात कर रहे हैं। और फिर वहाँ पे वो कहते हैं, टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, लिव ऑन दैट आइडिया, let your brain, nerves, muscles, every part of your body be full of that idea, and just leave every other idea alone. This is the way to success. This is the way great spiritual giants are produced. एक विचार को पकड़ो, उससे ओतप्रोत हो जाओ अपने हृदय, अपने मन मस्तिष्क में, उसको अपना लो, बाकी सारे विषय को छोड़ दो। और अभी जो विषय है स्वामी विवेकानंद कहते हैं वो सिर्फ ये है कि सब कुछ छोड़कर सिर्फ और सिर्फ भारत माता को अपने आराध्य मान लो। 1857 में स्वामी विवेकानंद का विक्टोरिया हॉल में मद्रास में दिया हुआ लेक्चर है, द फ्यूचर ऑफ इंडिया। उसमें स्वामी विवेकानंद युवाओं को आह्वान करते हैं, एंड विद इन 50 years 1947 में भारत आज़ाद हो जाता है। और उस समय के जितने भी फ्रीडम फाइटर हों, चाहे वो बाल गंगाधर तिलक हो, जो बाद में स्वामी विवेकानंद के रामकृष्ण मिशन में भी गए, वो केसरी, उन्होंने उनकी एक बहुत संपादिका हम लोग जानते हैं, उसके भी राइटर वहाँ पे गए, रेगुलर स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा लेते थे। चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे महात्मा गांधी हो, आप जो नाम लेंगे उसके पीछे चट्टान की तरह स्वामी विवेकानंद पीछे खड़े थे। ये उनका लाइफ। फिर उनके टीचिंग्स का इंपैक्ट होता है, जैसे मैंने बताया, वो सुभाष चंद्र बोस की लाइफ में लिखा। सुभाष चंद्र बोस उनके गुरु भाई से मिले,
जब गुरु भाई से मिले तो गुरु भाई ने बोला कि नहीं, तुमको भारत माँ का काम करना है, तुम थोड़ा आज़ादी के मार्ग पे जाओ। सन्यासी बनने चले गए थे गुरु भाई, ये सुभाष चंद्र बोस। बोले नहीं, मेरे को भी रामकृष्ण मिशन में सन्यासी बनना है। बोले नहीं नहीं, सन्यासी का काम हम कर रहे हैं। लेकिन पॉलिटिकल फोर्स के पीछे जब स्पिरिचुअल फोर्स होती है तो फिर वो आपको दिखता है अनबाइस्ड काम। इसलिए पॉलिटिकल फोर्स अकेला काम नहीं कर सकती। पॉलिटिकल फोर्स के पीछे जब स्पिरिचुअल फोर्स होगी तो तुमको सुभाष चंद्र बोस मिलेंगे, जो आज़ादी के लिए 23 वर्ष की उम्र में आईसीएस क्लियर किया। उस समय का आईएएस 4 सीट थे कैम्ब्रिज में जाके, 2 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, अनेकों बार जेल भी गए, समृद्ध परिवार से भी आते थे। लेकिन सब कुछ छोड़कर भी, और उस समय वर्ल्ड वॉर 2 जब चल रही है तो सारे भारत को निकलते हुए गोमो रेलवे स्टेशन थे जो आज झारखंड में है, उस समय बिहार का पार्ट था, काबुल से होते हुए पहुंचते हुए बर्लिन पहुंच जाते हैं। और वर्ल्ड वॉर 2 चल रही है, पहला व्यक्ति होगा जो वर्ल्ड वॉर 2 में सबमरीन से नीचे होते हुए मेडागास्कर में चेंज करके जापान जाते हैं। और फिर रास बिहारी बोस से ध्वज लेते हैं इंडियन नेशनल आर्मी का, और फिर कहते हैं क्या, चलो दिल्ली पुकारती, लाल किले पे गाड़ के लहराए जा लहराए जा। वो सुभाष चंद्र बोस। इंडिया INA हमारे 1.5 किलोमीटर दूर आजकल मेट्रो स्टेशन भी है। वो किनसे प्रेरणा लेते थे? स्वामी विवेकानंद से। सिर्फ प्रेरणा नहीं, उनकी विशेषता मैं बताता हूं जो मैंने बुक में अभी डाला भी नहीं है। वो कहते थे मुझे कॉलेज में जाने का कोई मन नहीं करता था। अभी आयुष जी जाते हैं ना कॉलेज में, आर्यभट्ट कॉलेज में, आप भी किसी ना किसी कॉलेज में जाते होंगे, क्योंकि वहां पे स्वामी विवेकानंद स्वाध्याय मंडल खुल चुका था। तो मुझे उसे स्वाध्याय मंडल में जाने को ही आनंद आता था, इसलिए मैं कॉलेज में जाता था। कॉलेज से मेरा कोई मतलब नहीं था। इस सुभाष चंद्र बोस के बुक्स में पढ़ा है, दोनों बुक्स में से। ये इसमें मिल जाएगा आपको, एन इंडियन पिलग्रिम है ना, अनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी में। जहां समय मिल रहा है, रंगून में उन्होंने कहा था, यू शैल गिव मी ब्लड, आई शैल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें। जहां रामकृष्ण मिशन मिल जाए वहां पे मेडिटेशन के लिए जाना, वहां पे गुरु भाइयों से बात करना, वहां पे सन्यासियों के साथ संपर्क करना। क्योंकि राजनीति के लिए नहीं कर रहे ना, आध्यात्मिक राष्ट्र के लिए लड़ाई थी, जो हमने बाद में तमाशा करके उसका हमने कुछ भी बना दिया बाद में। इसके लिए सुभाष चंद्र बोस खड़े थे। महात्मा गांधी जब 1893 में स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए, महात्मा गांधी गए साउथ अफ्रीका, तो वहां पे गए तो थियोसॉफिस्ट ने पूछा, थियोसॉफिस्ट मतलब एनी बेसेंट जिससे जुड़ी हुई थी। एनी बेसेंट भी वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन्स में थी। एनी बेसेंट बड़ा अच्छा बताती है स्वामी विवेकानंद के बारे में, क्या वो जो बिजी एटमोस्फेयर था वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन्स का, उसमें एक सेफ्रन क्लोथ्स के साथ और एक शाइनिंग सन, ऐसा एक अलग से एक व्यक्ति दिख रहा है, वो है विवेकानंद, जो सूर्य की तरह चमक रहे हैं। इतने सारे भीड़ भाड़ में वो बता रही है। तो थियोसॉफिस्ट ने गांधी जी से पूछ लिया, जो वहां पे गए, कि कुछ बताइए ना, कुछ आप वहां से आए हैं, हिंदुइज्म वगैरह क्या होता है, चाहत रहती है ना लोगों की। तो गांधी जी सोचे यार ये तो पंगे वाली बात है, लॉ वगैरह के बारे में कुछ पूछ लो, ये तो पंगे वाली। हमसे कोई पूछ ले क्या 10-15 उपनिषद का नाम बोलना, तो हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं ना, किसी गाड़ी गुड़ी का नाम पूछ लो, उपनिषद का नाम क्यों पूछ रहे हो, लेटेस्ट मोबाइल फोन्स के ब्रांड्स का नाम पूछ लो, उपनिषद वगैरह चक्कर में क्यों हमें फंसा रहे हो। तो उस समय स्वामी विवेकानंद की राजयोग पब्लिश हो गई थी। कुछ दिनों बाद वो अमेरिका से राजयोग मंगवाते हैं और उसको पढ़ते हैं। फिर चाहे वो बाद में यदवड़ा जेल हो, तो यदवड़ा जेल की जब उनकी लिस्ट मैंने देखी, कौन कौन सी बुक्स उसमें पढ़ी, उसमें राजयोग मेंशन है। रोमा रोलैंड जो स्वामी विवेकानंद के बारे में बायोग्राफी लिखते हैं, उनकी बहन को एक पत्र लिखते हैं, अरे तुम्हारे भाई तो ऋषि हैं, मैं ये कैसे जाना, इसलिए जाना क्योंकि मैं स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस जी की बायोग्राफी पढ़ रहा हूं, तुम्हारे भाई की लिखी हुई। ये गांधी जी के शब्द है, जो आपको गांधी जी के 98 कलेक्टेड वर्क्स हैं, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, उसमें सारी राइटिंग्स हैं। गांधी जी भी खुद चाहते थे स्वामी विवेकानंद से मिले। उनकी बुक है, हम लोग जानते हैं, ये माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, मेरे सत्य के साथ प्रयोग। उसमें एक हेडिंग है, अ मंथ विद गोखले। गोखले मतलब कौन गोखले, पूरा नाम बता देना। गोपाल कृष्ण गोखले, जो उनको अपना वो तो राजनीतिक गुरु ही मानते थे। उनके साथ मंथ विद गोखले में कहते हैं नीचे, मैं कलकत्ता में था, सब कुछ देख लिया, लेकिन स्वामी विवेकानंद से नहीं मिला हूँ। और स्वामी विवेकानंद के बिना जाने तो सब कुछ अधूरा लग रहा है। जाते हैं, स्वामी विवेकानंद अस्वस्थ होते हैं तो मिल नहीं पाते हैं, ऐसा गांधी जी लिखते हैं। फिर बाद में 1921 में जाते हैं, स्वामी विवेकानंद का तब तक समाधि हो जाता है। हिंदी में भाषण देते हुए कहते हैं कि मैं भारत से स्नेह पहले से ही करता था, लेकिन स्वामी विवेकानंद का साहित्य पढ़कर मेरा भारत से स्नेह हजारों गुना और बढ़ गया।
वो स्वामी विवेकानंद। रविंद्रनाथ टैगोर द नोबेल लॉरिएट, वो लिखते हैं इफ़ यू वांट टू नो इंडिया रीड विवेकानंद, एवरीथिंग वाज पॉजिटिव इन हिम, नथिंग वाज नेगेटिव। आपको भारत को जानना है तो स्वामी विवेकानंद को पढ़िए, उनमें सब कुछ सकारात्मक था, कुछ भी नकारात्मक नहीं था। तो चाहे उस समय के चाहे कितने भी स्टॉलवर्ट लोग हों, चाहे साइंस की फील्ड के हों, उस समय सर बैठे हैं जगदीश चंद्र बोस पेरिस में मिले, स्वामी विवेकानंद वहाँ पे हैं, जगदीश चंद्र बोस अपना पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं, फिजिक्स का कांग्रेस वहाँ पे हो रहा है। जगदीश चंद्र बोस भारत आते हैं, परेशान हो जाते हैं। क्यों परेशान होते हैं? क्योंकि इंडिया में 2 प्रकार की नौकरियां चलती थी, एक प्रोविजनल सर्विसेज, एक इंपीरियल सर्विसेज। डिस्पाइट जगदीश चंद्र बोस पीएचडी करके आए हुए हैं वेस्ट से, उनको प्रोविजनल सर्विसेज में रखेंगे। सिर्फ यूरोपियंस और ब्रिटिशर्स वही सिर्फ इंपीरियल सर्विसेज में आ पाएंगे। पैसा अलग होगा, फैसिलिटीज अलग होगी, एजुकेशन चाहे ज़्यादा हो। तो ये डिस्टर्ब हो गए, इन्होंने अपनी रिसर्च भी फेंक दी थी, पढ़ाते रहे। भगनी निवेता, जो स्वामी विवेकानंद भगनी नेता को बुलाते हैं, भगनी निवेता कौन? भगनी नेता मैंने चैप्टर भी लिखा, आपको पढ़ना चाहिए इसमें। भगनी निवेता कौन? भगनी निवेता 17 वर्ष की उम्र में टीचर बनने वाली, 23 वर्ष की उम्र में अपना स्कूल एस्टेब्लिश करने वाली, लंदन से एक सटा हुआ शहर है विंबलडन, वहाँ पे अपना स्कूल एस्टेब्लिश करने वाली, लंदन के उस समय के इंटेलेक्चुअल सर्कल सीसीएम क्लब में अपना नाम प्रतिष्ठित करने वाली भगनी निवेता, वो सब कुछ छोड़कर स्वामी विवेकानंद के आह्वान पर भारत आती हैं। उनके लिए भारत में आना ऐसे था जैसे हमें कोई अफ्रीका में बुला ले काम करने के लिए। वो भगनी निवेता उनके थीसिस डस्टबिन से निकाल के उनको हेल्प करती हैं। और फिर हम लोग देखते हैं भारत पेटेंट भी लेके आता है, अमेरिकन पेटेंट होता है, स्वामी विवेकानंद की दूसरी शिष्याएं भी पैसा देती हैं उसके लिए। तो कितने भी, चाहे वो साइंस के फील्ड के हों, चाहे पॉलिटिकल फील्ड के हों, चाहे कल्चरल फील्ड के हों, जो जो व्यक्ति थे उनके पीछे चट्टान की तरह स्वामी विवेकानंद खड़े थे। योग दर्शन हम लोग आज देख रहे हैं क्या 2014 से संपूर्ण विश्व में योग की एक ख्याति हो गई है। उसको पहली बार वेस्ट में कौन लेके गया? प्रखरता से वेस्ट के सामने किसने रखा? ये वो स्वामी विवेकानंद। हमारे ऊपर सवाल उठाए जाते हैं कि इंडियंस एक है या नहीं है। ऐसा ही मैंने उसमें एक चैप्टर लिखा हुआ है कि भारत की विशेषता विविधता में एकता, ऐसा भी एक चैप्टर है, उसमें स्वामी विवेकानंद के क्या थॉट्स थे। क्या तब से लिखा हुआ है कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमद्रस्य एवं दक्षिणम वर्षम तद भारत नाम भारती यत्र संतति। क्या हिमालय के उत्तर में और समुद्र के दक्षिण में जो भारत है वो भारत, वो जो वर्ष है वो भारत है, और उसमें रहने वाली जो संतति है वो भारतीय है। तब से लेके वे कैसे कंटिन्यूटी है हमारी बुक्स में, ये पुराणों से लिया गया श्लोक है। तो स्वामी विवेकानंद इसके बारे में क्या कहते हैं? क्योंकि ये इन द नेक्स्ट 25 ईयर जिसको हम अमृत काल कह रहे हैं, इसमें ये चैलेंजेस भी हमारे सामने आने वाले हैं बार बार कि नहीं हम तो एक नहीं है, देश के तौर पर हम एक नहीं है, ऐसे हम एक नहीं है, वैसे हम एक नहीं है। भगनी निवेता लिखती है अगर भारत एक नहीं होता तो कोई ताकत नहीं है क्या वो भारत को एक कर दे, और भारत एक है इसलिए कोई ताकत नहीं है कि कोई भारत को अलग कर दे। ब्रिटिशर्स कहते हैं ना कि ब्रिटिशर्स ने भारत को एक किया रेलवे के थ्रू। मैं तो कहता हूँ एक किया ये तो पता नहीं, डिवाइड जरूर किया, सामने सामने किया। एक ईस्ट पाकिस्तान बना दिया, एक वेस्ट पाकिस्तान बना दिया, ये तो हमारे सामने सामने है। तो ये स्वामी विवेकानंद का लाइफ, उनका इम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ शब्द नहीं बल्कि जीवन जिया, तब उनके शब्द इंपॉर्टेंट है। और उनका फिर लेगेसी जो लोगों ने कंटिन्यू किया टिल द डेट ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तब तक वो सारा कंटिन्यू होता है। ओपन फॉर क्वेश्चंस, आप कुछ क्वेश्चंस लें तो मैं इसमें बता सकता हूँ। धन्यवाद। और ये कितनी अजीब बात है कि स्वामी विवेकानंद की मुख्य जीवनी हमारे इतिहास की किताबों में एक छोटे छोटे पैराग्राफ में करके ख़त्म कर दी जाती है। अभी क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस गूगल फॉर्म में भी आए हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपके पास कोई सवाल है तो आप निखिल जी से अभी पूछ सकते हैं एक एक करके। ताकत किस व्यक्ति में होगी ये बता दीजिए। परिव्राजक सन्यासी मतलब सुबह उठेगा, जिस दिशा में उठेगा उसी दिशा में चलना शुरू कर देगा। कहां रुकेगा पता नहीं, क्या भोजन करेगा पता नहीं। तो इतनी ताकत लाइफ में हो तो शायद से तो कुछ तो दम होगा। अब मैं ये 24 डिग्री 23 डिग्री एसी के क्लब्स में बैठ के और ऐसा स्वामी विवेकानंद को लेजिटिमाइज करूं, क्या वो आध्यात्मिक पुरुष है? कुछ कुछ लोग करते भी हैं, दिव्य पुरुष वाली डिबेट भी चलाते हैं आजकल।
बड़े बड़े एसी में बैठ के बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं, सारा अपना परिचय बताते हैं, क्या मैं वहाँ से पढ़ा हूँ। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को स्वामी विवेकानंद ने 2 बार बुलाया कि आप यहाँ पे चेयर पे मेंबर बन जाइए। जमशेदजी टाटा स्वामी विवेकानंद को मिले जब वो जा रहे थे जापान से। स्वामी विवेकानंद कहते हैं जापान में जाके क्यों कर रहे हो, भारत में जाके इंस्टीट्यूट खड़ा करो साइंस का, बहुत जरूरी है भारत में। 1909 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर शुरू होता है, आज देश का सबसे प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट है। जमशेदजी टाटा के हाथ से लिखा हुआ पत्र है कि स्वामी विवेकानंद आप आइए और इसको लीड करिए, हाथ से लिखा हुआ पत्र है। भगिनी निवेदिता मैसूर के राजा और अन्य राजाओं से परिश्रम करते हुए पैसा इकट्ठा करके वो इंस्टीट्यूट खड़ी करती हैं, फिर भी नाम नहीं लेते हैं, ना परिचय में कोई बताता है कि स्वामी विवेकानंद कौन, ऐसे कौन। तो ये मैं लेजिटिमाइज करने वाला नहीं कहूँगा कि दिव्य पुरुष थे, महापुरुष थे, इस डिबेट में नहीं जाना पड़ेंगे। स्वामी विवेकानंद जो थे वो मैंने बताया कि ईश्वर के ऊपर विश्वास करके एक गेरुआ कपड़ा पहनकर, एक हाथ में श्रीमद् भगवत गीता और एक हाथ में कमंडलू, वो छोड़कर भारत को देख, उनको थोड़ी पता था वर्ल्ड पार्लियामेंट्रिज्म में ख्याति हो जाएगी। भारत में घूम रहे थे तो कोई पूछ ही नहीं रहा था, लाइक अ लेमैन, बिल्कुल जो मैंने कहा कितना डीपली उन्होंने भारत को देखा। और पश्चिम के थपेड़े सहने के बाद कोई कह रहा है यू ब्लैक यू निगर, फिर भी हृदय से बोला माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तो आध्यात्मिक पुरुष ही होगा, नहीं तो तिलमिला जाएगा। शब्दों में होगा ना, सिर्फ ब्रदर्स, भाईचारा सिर्फ शब्दों में होगा, शब्दों में नहीं था। लोगों ने मारा कूटा, युवाओं ने तो धक्के मारे, 1-2 बार तो मारने की कोशिश करी, स्वामी विवेकानंद भाग रहे हैं, पीछे से फेंक के मारे हैं सरिया। ये शैलेंद्र नाथ धर के बड़े बड़े वॉल्यूम्स हैं, कॉम्प्रिहेंसिव बायोग्राफी ऑफ स्वामी विवेकानंद, उसमें आपको बहुत मिल जाएगा, एक ही चैप्टर है वो, शिकागो से पहले वाला चैप्टर, सब कुछ आपको मिल जाएगा। फिर भी जब वर्ल्ड पार्लियामेंट्रिज्म में गए थे तो कंप्लेंट की बातें नहीं करने लगे, क्या अभी अभी मौका मिला है, अब देखो मैं कैसे क्या करता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं। तो वो हृदय में था, जो शब्दों में तो मनसा वाचा कर्म एक थे। जी तो मेरा आपसे एक सवाल था, जैसे आपने बताया कि स्वामी विवेकानंद श्री रामकृष्ण परमहंस से मिल रहे थे, वो अपने सवाल देवेंद्रनाथ टैगोर जी से पूछ रहे थे। तो मेरा आपसे ये सवाल होगा कि जो देश का युवा है, 100 साल पहले स्वामी जी अपने सवाल पूछ पा रहे थे, जो लेकिन देश का युवा है आज वो ना अपने गुरु ढूंढ पा रहा है, ना वो अपने सवाल पूछ पा रहा है, या हमारा जैसे मन भी नहीं होता पूछने का, तो आप उसके लिए क्या उपाय बताएंगे कि जैसे हम अपना मन कैसे लाएं? जी ऐसा तो बिल्कुल नहीं मानूंगा, क्या देश का युवा ऐसा करता है? ऐसे बहुत सारे युवा हैं, जैसे है ना, क्या उसी हरियाणा से एक लड़का जिसको कोई जानता नहीं था, जिस गेम की प्रतिष्ठा भारत में नहीं थी, उसको उसने घर घर तक पहुंचा दिया एक अपने थ्रू से, तो वो भी है। और उसके बगल में ही एक और व्यक्ति होगा जो सो रहा होगा। तो संपूर्णता में तो हम लोग ये नहीं कह सकते। स्वामी विवेकानंद के कालीन भारत और आज के भारत में तो बहुत जिज्ञासा की मतलब सॉल्व होने लगी हैं। भारत की उन्नति भी आर्थिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर, भावनात्मक तौर पर हर प्रकार से भारत की उन्नति भी हुई है। हर एक चीज के लिए कुछ एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, हर एक चीज फ्री में नहीं देनी चाहिए। एजुकेशन फ्री में दी जा सकती है, लेकिन हर एक चीज के लिए एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। और जब हम एक एलिजिबिलिटी सेट करते हैं हर एक चीज में, और सही पॉइंट ऑफ टाइम पे व्यक्ति कुछ परिश्रम करता है, तो उसको वो मार्ग मिल जाता है। तो मोर इम्पॉर्टेंट ये है कि आप परिश्रम करें। आज जिस इलाके में भी मैं बैठा हूँ, इस इलाके में जिसको हम एनडीएमसी इलाका कहते हैं, इसमें 70 स्कूल हैं एनडीएमसी के, फिर भी यहाँ पे कुछ लोग अनपढ़ होंगे, तो गवर्नमेंट उससे पास तो पहुँच नहीं सकती। हर 500 मीटर्स पे, हर 600 मीटर्स पे, हर एक किलोमीटर पे स्कूल खुला हुआ है आजकल। राजस्थान में तो कुछ मैंने सुना हुआ है, कुछ स्कूलों में एडमिशन लेने के लिए 1 रुपया दिया जाता है। मेरी बहन ने बताया था, राजस्थान में पढ़ती थी सरकारी स्कूल में, उसने बताया था मेरी बुआ जी की लड़की ने, कि जब मैंने एडमिशन लिया तो एक डिस्पाइट उसके कोई उसको वो शिक्षा पालेगी, वो कोई लेना देना नहीं है। तो अपना एफर्ट कितना है, एफर्ट तो खुद ही करना पड़ेगा। उस एफर्ट के लिए कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म जब हमें थोड़ा सा मिले तो उस चिंगारी को पकड़ लेना। स्वामी विवेकानंद को जब पहले श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा क्या ईश्वर दिखेगा और ये करेंगे, तो वो थोड़ी ना वो सोचेगा नहीं आज ही सारा सेटिस्फेक्शन हो गया। घर में दिक्कत आ रही है, फिर भी निरंतरता से जो करना है, वो जिज्ञासा स्वयं की जिज्ञासा से ही होगा। इट इज़ मोर अबाउट कि मेरा कितना एफर्ट है
और स्वयं का एफर्ट कोई भी आपको रिवॉर्ड, अवार्ड, रिकॉग्निशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन, इंस्पिरेशन वो काम नहीं कर पाएगी। अभी अगले क्वेश्चन के लिए ये भी अनुरोध है, पहले अपना नाम जरूर बताएं क्वेश्चन पूछने से पहले। जय हिंद, मेरा नाम अमरदीप कुमार है। मैं मोतीलाल नेहरू कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का बीए प्रोग्राम का छात्र हूँ। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बताया था कि विवेकानंद जी जो थे उनके पर्सनल लाइफ और जो उनका गोल था वो बहुत अलग अलग थे। तो पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम थी। तो हमारे साथ भी क्या होता है कि हम कॉलेज तो जा रहे हैं, हम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, एक महीना हुआ हम कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज में कुछ अलग चल रहा है, कॉलेज का माहौल कुछ अलग है, बट पर्सनल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। उस चीज़ को मैनेज करके जो हमारा अल्टीमेट गोल है उसको हम कैसे पा सकते हैं या फिर उसकी तरफ कैसे आगे बढ़ सकते हैं? जैसे ये ऐसे है ना, ऐसे एक कॉपी भी होती है, उसको ऐसे खोलो, कॉपी को खोल लिया, कॉपी को अभी इधर लेफ्ट साइड में अपने गोल्स को लिखो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। जो मैंने पहले क्या बताया, टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ। द फाउंडर ऑफ विवेकानंद केंद्र जिसे मैं आता हूँ, ही सेज अ पर्सन इज रिबॉर्न व्हेन ही नोज द मिशन ऑफ हिज लाइफ, द पर्पस ऑफ हिज लाइफ। तो पहले अपने पर्पस को ढूंढना। जैसे आपने कहा कि कुछ आपको एम मिल गया, बहुत छोटे सेंस में आपने बोला, एक ना जी बड़े सेंस में लेकिन आप उसी को ही मान लीजिए, चलिए आपने पा लिया। दूसरा स्टेप है, स्वामी विवेकानंद कहते हैं द बिगेस्ट लेसन ऑफ लाइफ, द बिगेस्ट लेसन ऑफ लाइफ इज टू फोकस ऑन द मीन्स ऑफ द वर्क, द प्रोसेस ऑफ द वर्क। इट इज द कॉज दैट प्रोड्यूसेस द इफेक्ट, द स्ट्रॉन्गर द कॉज, द स्ट्रॉन्गर द इफेक्ट। कि जो मैंने तय किया, स्वयं से तय किया है, क्यों? बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। खुद की डेस्टिनी खुद तय करी जाती है भाई। दूसरों के कंधों पे सिर्फ जनाजा उठता है, तालियां लग सकती हैं। परिश्रम खुद के बारे में। मानव समाज देवता और दानव बनाता है साथ साथ में। कभी आपको देवता बनाएगा, फिर आपको दानव बना देगा थोड़े दिनों में, फिर कहेगा नहीं ये देवता ही हैं, बोले नहीं फिर ये दानव हैं। ये मानव समाज का। लेकिन आप खड़े रहेंगे वीर भोगे वसुंधरा। तो अपना गोल स्वयं तय करना, उसके मीन्स पे काम करना डे टू डे। तो बोला अब दिक्कतें आती हैं, तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट मेक्स यू फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली वीक, रिजेक्टेड एज पॉइजन, इट कैनॉट बी ट्रू। ट्रुथ इज स्ट्रेंथनिंग, ट्रुथ मस्ट बी स्ट्रेंथनिंग, ट्रुथ मस्ट बी इनविगोरेटिंग। कि कोई भी चीज़ आपको शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तौर पर जो कमजोर कर रही है, आपने कहा ना वो अलग कर रही है, तो उससे दूर हो जाओ। कुछ भी हो, इवन वो कोई एटमॉस्फेयर हो, चाहे वो कोई व्हाट्सएप का ग्रुप हो, चाहे वो कोई मैसेजेस हो, चाहे कोई वो व्यक्ति हो, चाहे वो कोई गैजेट हो, दूर कर दो। बोला मैं बहुत 50 मैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़ा हुआ हूँ, देखता हूँ तो मेरा टाइम पास होता है, तो सबको लीव कर दो। पॉइजन है ना वो। बोला नहीं मेरा एक फ्रेंड है, रोज मेरे को जहर उगलता है, लेकिन उसी एटमॉस्फेयर में मेरे को रहना है, तो पॉइजन है, दूर हो जाओ। बोला नहीं एक ये गैजेट है, चाहे इंसान हो, चाहे एनवायरनमेंट हो, चाहे ग्रुप हो, चाहे जो भी आपको लग रहा है ना, क्योंकि आपने एम तय करा, वो उसने नहीं किया ना। आप कह रहे हो कि वो खराब कर रहा है, उसके साथ तय कर लो कि यार दोनों ना ये तय करते हैं। वो भाई तय तूने किया है, पूरा भी तेरे को ही करना पड़ेगा। तो हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में कुछ नहीं कर सकते ना। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को थोड़ी पता है आप कहाँ से आए हैं। झारखंड से आप चल के आए हैं, दिल्ली को थोड़ी पता है आप क्या सपना लेके आए हैं। आप कह रहे हैं दिल्ली शुड सपोर्ट मी, दिल्ली विल नेवर सपोर्ट मी। दिल्ली किसी की हुई नहीं यार कभी। आप तय करके आए हैं, आप दूसरों के अंदर वो जिज्ञासा पैदा करेंगे, आप वो एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। जहां आपको लग रहा है आप जहां आपको ज्यादा नेगेटिव वाइब्स आ रही है, आप छोड़ दीजिए उसको। जी नमस्ते, मेरा नाम शब्दों में है। जैसा कि हमने इस समय देखा है कि स्वामी जी की पुस्तकों में ज्ञान से ज़्यादा हमें इन चीज़ों पे जोर देते हैं कि व्यक्ति का निर्माण कैसे हो सके। और इस समय में हम देखते हैं कि सभी लोग मतलब कि डिग्री के पीछे भाग रहे हैं। और विवेकानंद जी के इस समय में विवेकानंद जी के मार्ग कैसे हम चल सकते हैं। साक्षरता और शिक्षा में फ़र्क है। भारत की साक्षरता बहुत बढ़ गई है और बढ़ जाएगी। डेटा बनाया जाता है, हम भी जानते हैं। 10th की जाती है, 12th की जाती है, ग्रेजुएशन की जाती है। ग्रेजुएट होना मुश्किल होता है। अभी जब आप मास्टर्स कर लोगे ना, मास्टर्स मतलब MA हल्के टर्म्स में कहते हैं, मतलब मास्टर्स ऑफ हिस्ट्री, मास्टर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मास्टर्स मतलब आप मास्टर हो चुके हैं उस चीज़ के, बट दैट डज नॉट मीन कि आप सच्ची में हुए हैं। तो ये तो नॉर्मल टर्म्स में हुआ। स्वामी विवेकानंद कहते हैं एजुकेशन
का काम क्या है कि आपके अंदर जो परफेक्शन है उसको बाहर निकालना। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन एन ह्यूमन बीइंग। पहले से ही जो व्यक्ति के अंदर परफेक्शन है उसको बाहर निकालना, बाहर से कुछ नहीं आने वाला। कि अगर आपका आज सामर्थ्य है 10 पुशअप का, तो वो एजुकेशन आपको 100 पुशअप तक लेके जाए। वो उसका काम है। सिर्फ ये नहीं कहना कि ऐसा करो वैसा करो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जो एजुकेशन का उनका जो मेन विषय था, एजुकेशन इज नॉट द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू गैदर इनटू योर ब्रेन दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड थ्रू आउट योर लाइफ। कि एजुकेशन ये ऐसा कोई ज्ञान नहीं है कि तुम्हारे दिमाग में घुस दिया जाए और वो डाइजेस्ट ही ना हो, पचे ना तुम्हें। इट शुड बी मैन मेकिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग एसिमुलेशन ऑफ आइडियाज। एंड इवन इफ यू एसिमुलेट 5 सच आइडियाज एंड मेक देम योर लाइफ, योर कैरेक्टर, तो आपके पास एक लाइब्रेरी से ज़्यादा एक ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि अगर इंफॉर्मेशन सबसे बड़ा ज्ञानी होता तो लाइब्रेरी तो भगवान होते, और ऋषियों का तो आज कोई विषय नहीं होता फिर। तो हम लोग जो कर रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन लेवल पे ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। एक विषय लेके इररिस्पेक्टिव ऑफ सोसाइटी क्या करती है। और ऐसे आज जो मैंने जावलित्रों का, यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जो कोई 12वीं पास होगा लेकिन कुछ अलग काम कर रहा है, हटके काम कर रहा है। समाज भी उसको रिकॉग्निशन नहीं दे रहा। वो तो सुंदर बहुगुणा को भी नहीं दिया। सुंदर बहुगुणा जब कह रहे थे कि पेड़ों को बचाओ, तो लोग बोले पागल है। बाद में पद्मश्री बांटे गए, पद्म विभूषण बांटे गए उनको। उन्होंने अपनी लाइफ का एसेंस उन्होंने, आज वही विषय एनवायरनमेंट का यूएन में भी बोला जाता है, G20 में बोला गया, तो G21 हो गया, वहां पे भी एनवायरनमेंट का विषय। उसको एक गांव देहात का साधारण व्यक्ति भी लेके चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि उसको अपने विषय के पीछे कन्विक्शन है। वो कन्विक्शन, अपने कार्य के पीछे कन्विक्शन जागृत करना। दूसरा कोई उसमें हेल्प नहीं करेगा। अपने विषय के ऊपर कन्विक्शन जागृत करना। वो जब हो जाएगी तो फिर ये सब चलता रहेगा। वो नहीं होगा तो फिर हम लोग एक्सटर्नल जो हवाएं चलती हैं उसी से ज़्यादा हम लोग प्रभावित रहते हैं। मैं आशुतोष आनंद आर्यभट्ट महाविद्यालय का छात्र हूँ। मेरा सवाल यह है कि आज के युवा जीवन में कुछ बनाने या पाने के बाद समाज सेवा करने की इच्छा रखते हैं, जबकि स्वामी जी अपनी युवा अवस्था में ही भारत को जानने के लिए निकल गए। तो ऐसा अभय मानस युवा कैसे तैयार कर सकता है? उस समय की परिस्थितियाँ कुछ और थी। जैसे कहते हैं कि शहीद आजम भगत सिंह ने फांसी चूम के फांसी ली थी। आज जीने का समय है भारत के लिए, जी लो। अब तो भारत माता मृत्यु नहीं मांग रही, उन्होंने तो दे दी शहीदी, तीनों ने, हमारी उम्र में ही। आज तो हमारे पास ऑप्शन है जीने का। तो आज ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है क्या हम लोग ऐसा करें। और समाज सेवा भी एक रोमांटिसिज्म है। समाज सेवा करते हैं, हर एक चीज़ का एक टेस्ट होता है। टेस्ट वो होता है क्या, जैसे कहते हैं ना कि समाज सेवा क्यों करते हो, तो बोला अच्छा लगता है। तो बुरा लगेगा तो करोगे। प्रश्न तो यहाँ से शुरू होता है ना। ये अच्छा काम है इसलिए करता हूँ, बोला नहीं मुझे अच्छा लगता है इसलिए कर रहा हूँ। तो तुम्हें बुरा लगेगा तो बंद कर दोगे क्या? तो मतलब अभी एसेंस आपको मिला नहीं है। तो ये एसेंस मिल गया तो आप किसी भी प्रकार से कर सकते हो, क्योंकि अच्छा है इसलिए करता हूँ। अच्छा लगता है, बुरा लगेगा तो भी करेंगे। तो फिर वो स्वामी विवेकानंद के लाइन में आ जाएंगे। क्या बुरा भी लग रहा था, पश्चिम में दिक्कत भी हो रही थी, भारत में भी दिक्कत हो रही थी, भोजन नहीं था, या जो करना है वो करना है। उस समय सारे परेशानियों के बीच में अपने गुरु भाई रामकृष्णानंद महाराज, मतलब शशि महाराज ने अपना नाम बदला, तो उन्होंने अपना नाम ही रामकृष्णानंद रखा अपने गुरु के नाम पे। वो बाहर भी नहीं गए, मतलब अधिकतर समय वहीं पर है। बाद में चेन्नई का आश्रम उन्होंने एस्टेब्लिश किया, लेकिन स्टार्टिंग में वो बाहर नहीं गए। वो बोले मैं वहीं पर रहूँगा, मैं नहीं जाऊँगा। तो अधिकतर पत्र उन्हीं को ही जाते थे वहाँ पे कलकत्ता में। बाकी गुरु भाई भी प्रवास पे निकल गए थे। तो उस सारे चीज़ों के बीच में भी पत्र में लिख रहे हैं क्या इस भूख और ठंड के बीच में मैं मर भी जाऊँ तो भी ये श्री रामकृष्ण परमहंस का काम रोकना मत, इसको निरंतरता से करते रहना। तो वो भूख अगर अपने अंदर जागृत हो जाती है तो हम उस रोमांटिसिज्म से बाहर आ जाते हैं। करना है इसलिए करते हैं, ऐसा स्थिति भी आ जाए तो अच्छा है। स्वामी विवेकानंद की स्थिति आएगी वो तो देखते। और कोई सवाल है क्या? भैया सर, मेरा नाम अभिषेक है, मैं बिजनेस बैकग्राउंड से आता हूँ। तो
तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा हम बिजनेस में ऐसी कौन सी चीज़ें ला सकते हैं जिससे बिजनेस बहुत अच्छा भी हो और लोगों के मन में एक रोल मॉडल है। वाह, वैसे तो अभी ये खासकर चल रहा है क्या, श्रीमद् भगवत गीता टीचिंग्स फॉर मेंटल हेल्थ, श्रीमद् भगवत गीता टीचिंग्स फॉर बिजनेस, श्रीमद् भगवत टीचिंग्स फॉर फलाना फलाना, ऐसा हम बिट्स एंड पीसेस में देखते हैं ताकि वो चीज़ बिके। ये कमर्शियल मॉड्यूल है इसलिए पूछा जाता है। तो सब कुछ ही ऐसा ही है, जो भी मैंने अभी तक आपको बताया उसमें से आप कोई भी पार्ट ले सकते हैं। वही एजुकेशन में इम्पोर्टेंट है, वही बिजनेस में इम्पोर्टेंट है। कंसिस्टेंसी चाहिए, लाइफ से भी ले सकते हैं, स्वामी विवेकानंद के विचारों से भी ले सकते हैं। एक ही विचार पे प्रगाढ़ होना पड़ेगा कुछ समय तक, हवा हवाई नहीं होना पड़ेगा। जो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हमें कैच कर रहे हैं उसको भी हमको संभालना पड़ेगा, और अल्टीमेटली करने के बाद थोड़ा डाउन टू अर्थ भी रहना पड़ेगा। वो भी स्वामी विवेकानंद से सीख सकते हैं। क्या इतना बड़ा व्यक्ति होने के बावजूद भी वो डाउन टू अर्थ। भैया एक मेरा खुद का भी सवाल था, आजकल भक्ति जो है वो एक सोशल मीडिया पे नया ट्रेंड बन गया है कि भगवानों को ही रोमांटिसाइज करके उन्हीं के बल पे फॉलोअर गेन किए जाते हैं, और ये उचित नहीं है। तो अध्ययन एवं भक्ति के लिए युवाओं को सबसे उचित तरीका आपके हिसाब से कौन सा रहेगा? क्योंकि भारत में है तो सारे तरीके उचित हैं। जो जैसा कर रहा है वो गलत भी नहीं कर रहा, मैं तो मानता हूँ। कोई कुछ कर रहा है उसका इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट है तो कुछ ताकत होगी। जीवन में होगा तो थोड़े दिन ज़्यादा चल लेगा, नहीं तो शॉर्ट समाप्त हो जाएंगे। शॉर्ट ज़्यादा दिन चलेंगे नहीं, बहुत आते हैं जाते हैं। तो जो आता है जाता है उससे ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, क्या कौन सा सही मार्ग है। एक मार्ग से शुरू करना। स्वामी विवेकानंद की जिज्ञासा देखो ना कहाँ से ब्रह्मो समाज से शुरू हुई, और वो जिज्ञासाएँ समाप्त होते होते गुरु से मिले, जिज्ञासा तो चलती रही। तो जिज्ञासा चलती रहेंगी, लेकिन पाथ पे रहना है, थोड़ा ग्राउंड पे रहना है। इवन तो हम लोग एज ए यूथ स्नान, ध्यान और व्यायाम, ये 3 चीज़ कर सकते हैं क्या? स्नान सब लोग करके कॉलेज जाते हैं क्या? ये भी एक प्रश्न है, इसलिए पूछ रहा हूँ। 9 बजे के बाद तो स्नान राक्षस करते हैं मैं भी कभी कभी कर लेता हूँ, ऐसा बात नहीं है। और इसका टेस्ट कब होगा? वो संडे वाले दिन होगा। बोला नहीं स्कूल के टाइम तो करते थे। अरे स्कूल के टाइम तो हमारे ऊपर कंपल्शन था। तो स्नान करते हैं क्या समय से? फिर ध्यान, क्या दाल में जितना नमक है उतना समय अपने लिए निकालते हैं क्या? और हल्का सा व्यायाम। इन 3 विषय से शुरू करें, और जो हम अपने लिए नहीं सोच सकते, जो गलत चीज़, वो दूसरे के बारे में सोचना बंद कर दें, तो उस आध्यात्मिक पाथ में भी हम लोग चल पड़ेंगे। अध्यात्म में मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, क्योंकि स्वामी जी बोले रिलीजन इज फॉर रियलाइजेशन, वो तो अनुभूति का विषय है। अभी हमारा ना एक संवाद में रैपिड फायर क्वेश्चंस का एक राउंड रहता है, जिसमें हम गेस्ट से ही पूछते हैं, कुछ अपने आप से इमेजिन करके क्वेश्चंस बनाते हैं। तो उसमें से तो आप ही question पूछेंगे, है- सब लोग पूछ सकते हैं। नहीं, पहले मैं पूछूंगा, उसके बाद यदि कोई और पूछना चाह रहा है तो वो भी पूछ सकते हैं। एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता रहते हुए सबसे विशेष अनुभव आपको क्या प्राप्त हुआ है, जो हम जैसे युवाओं को प्राप्त नहीं हो सकता? पूर्णकालीन कार्यकर्ता से क्या आपकी बहुत सारी माताएं हैं, बहुत सारी बहन हैं, बहुत सारे भाई हैं, सिर्फ लिमिटेड घर तक ही नहीं है। ये प्रत्यक्ष तौर पर अनुभूति होती है, सिर्फ शब्दों तक नहीं। क्या ये संपूर्ण समाज, जैसे कहते हैं कि आपने घर छोड़ दिया, तो छोड़ा नहीं, उसका विस्तारित रूप जो हम लोग देखते हैं, ये प्रत्यक्ष तौर पर हम लोग अनुभव करते हैं। बिल्कुल इसको अनुभव करते हैं। बहुत सारे भाई होते हैं, बहुत सारी बहनें होती हैं, बहुत सारी माताएं ऐसे हमको स्नेह करती हैं, ये हम लोग प्रत्यक्ष तौर पर देखते हैं। एक और था, यदि आप किन्हीं 3 ऐतिहासिक व्यक्तियों के साथ डिनर कर सकें तो वह कौन होंगे? पहली भगिनी निवेदिता। मुझे इतिहास में जाना होगा तो मैं भगिनी निवेदिता से मिलने जाऊंगा। स्वामी विवेकानंद को तो अपना देश था, वो अपने देश के लिए लड़े। भगिनी निवेदिता तो कहाँ से आई थी? क्या श्रद्धा थी कि हमारे लोगों के, हमारे अंदर भूख होती है इंडिविजुअली, पहला पैसे की, धन दौलत, और दूसरा प्रसिद्धि, क्या प्रसिद्धि पाएं। तुम्हारे पास माँ सब कुछ था, फिर भी तुम सबके छोड़ के आ गई, वो क्या ताकत थी तुम्हारे अंदर? तो पहली भगिनी निवेदिता। और स्वामी जी से मुलाकात हो जाए तो स्वामी जी के, ताकि बुक्स के लिए कुछ और इंटरव्यू और आर्टिकल्स हम लोग कर लें।
और तीसरा जिस संस्था में खुद हूँ तो एक नाथ जी। 3। यदि आप दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए एक चीज को खत्म कर सकें तो वह क्या होगी? किसी भी विचार को अत्यधिक दूसरे के ऊपर थोपना। बताने तक ठीक है, माई वे और हाईवे ये समाज के लिए बड़ा खतरनाक है। बताइए, आप प्रखरता से बताइए, लेकिन उसको करेगा नहीं करेगा तो तुम गलत हो। ये विचार कम से कम मतलब इस विश्व में नहीं होना चाहिए। यदि किसी और के पास कोई सवाल है रैपिड फायर क्वेश्चन के लिए। जी। हिंदी में आपकी फेवरेट किताब पूर्ण हिंदी में? पूर्ण हिंदी में मेरी फेवरेट किताब स्वामी विवेकानंद की अमृत काल में प्रासंगिकता। चलिए, सभी का धन्यवाद। इसी के साथ हम आज का ज्ञानवर्धक सत्र निखिल जी के साथ समाप्त करते हैं। आपने संवाद के इस सत्र को वास्तव में यादगार बना दिया है और इस पहल को और अधिक उत्साह के साथ आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रोत्साहित भी किया है। हम भविष्य में भी जल्द चाहेंगे कि आप हमारे साथ फिर से जुड़ सकें। आज यहाँ उपस्थित सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्षमा चाहूँगा क्योंकि समय की पाबंदी के कारण हम और सवाल नहीं ले पाए। अंत में मैं हमारी पूरी संवाद टोली को भी धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इस सत्र को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है। अभी जब हम उठेंगे तो फोटोग्राफ भी रहेगी, लेकिन उससे पहले निखिल जी द्वारा लिखी जो किताब है वो आप सबको मिलेगी भी सही, और उस पे आप लाके निखिल जी से स्पॉन्सर्ड बाय संवाद। हाँ, है, सभी दे रहे हैं आप हैं। और आप उसको आके यहाँ पर साइन भी करवा सकते हैं निखिल जी से।